गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे, जो मैंने पहले लेक्चर डाले थे उसमें आप सर +2+1 का जिक्र कर रहे थे, तो वो एक कॉमन लेक्चर था जो दोनों क्लासेस में है, +1 में भी और +2 में, इसलिए वो डिस्कस किया था हमने। तो आज हम आपका +1 के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस वो वाली हमारे पास लॉज जो हमें ये बताते हैं कि जब कभी भी कोई रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट करते हैं आपस में और किस प्रकार से वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। उन लॉज, उन रिएक्शंस के प्रोसेस के बारे में क्या उनमें कॉन्सेप्ट रहता है, उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देती है लॉ, उन लॉज को हम नाम देते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें सबसे पहली जो लॉज आती है वो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताते हैं कि जब कभी भी कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो उसमें रिएक्टेंट का मास हमेशा किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, क्या बात है कि जब कभी भी कोई रिएक्शन होगी, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन है चाहे वो केमिकल रिएक्शन है, यानी फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, तो उसमें जो मास होगा रिएक्टेंट का वो हमेशा इक्वल होता है किसके? प्रोडक्ट के। यानी प्रोडक्ट जितना उतना ही रिएक्टेंट होगा या जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो वो कभी तोड़ा जा सकता है, ठीक है, भी इसको हम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या स्टेट देता है इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस द टोटल mass of product is equal to the reactant। ये हम इसको क्या लिख सकते हैं? मैटर कैन नाइदर बी created nor be destroyed। ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही पैदा किया जा सकता है, बट इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास के अंदर। जैसे जनरल रिएक्शंस हैं हमारे पास, जैसे हम फूड खाते हैं तो फूड क्या हुआ? एक मास। जब उसकी डिकम्पोजिशंस होती है, वो टूटता है, तो उसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मास के अंदर कन्वर्ट होती है। तो वो जनरल रिएक्शंस नहीं होती, वो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो होता है, उनके अंदर क्या कन्वर्ट होता है? एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट होती है। जो आप फिजिक्स की क्लासेस में पढ़ोगे +2 के अंदर या हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि किस प्रकार से कुछ रेज होती हैं, जैसे गामा रेज है, ठीक है, या बीटा रेज है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पार्टिकल्स के अंदर, जैसे अल्फा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी जिसमें एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मास के अंदर। तो हमने डिस्कस किया है फिजिकल और केमिकल। जैसे एक हम सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो हमारे पास क्या है? एक फिजिकल चेंज है। तो आप क्या लीजिए? 1 kg आइस लीजिए और क्या लीजिए? एक बिकर लीजिए।
तो बिकर का आप क्या कर लीजिए, वेट नोन कर लीजिए और उसमें 1 kg क्या कर दीजिए, आइस डाल दीजिए। तो कुछ समय बाद धीरे धीरे आइस मेल्ट कर जाएगी और मेल्ट करते ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस वाटर का आप क्या कर लीजिए, वेट नो कर लीजिए, वेट को कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप देखोगे कि उसका जो वाटर का वेट और जो आइस का वेट है वो बराबर होगा। इसका मतलब कि जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें मास जो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, आइस, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट यानी वाटर के अंदर। तो हमारे पास दोनों का मास क्या है, इक्वल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक फिजिकल चेंज है। उसी प्रकार से केमिकल चेंज की बात करें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हमने हीट किया तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के। अब इसके अंदर केमिकल प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसमें हम देखें तो कैल्शियम का हमें पता है मास कितना होता है 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो है वो हमारे पास कितना आएगा, 100 ग्राम। अब इससे क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो कैल्शियम कितना है 40 और ये, तो टोटल कितना हुआ हमारे पास 56। कार्बन का कितना है 12, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास 44। तो दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 100। तो दोनों का जो मास है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हम बोलते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब इस बेस पे क्या आते हैं, सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। दो तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। एक में आपसे पूछ सकते हैं कि क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रही है, और दूसरा पूछ सकते हैं कि आपको कोई रिएक्शन दे दी, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे दिए, 2 या 3 के मास आपको दे देगा और एक का आपको मास बताना होगा भी कितना आएगा। जैसे हम सिंपल सा केस लेते हैं कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट है X प्लस वाई, वो रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं C प्लस D। तो सपोज करो इसका कह रहा है कि 5 ग्राम था और इसका कह रहा है कितना है 30 ग्राम, और यहाँ पे जो हमारे पास C बना वो सपोज करो हमारे पास बन गया 11 ग्राम और ये बन गया 7 ग्राम। तो वो हमारे से पूछेगा क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम दोनों का मास टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 18 ग्राम। यहाँ पे हम करेंगे कितना आ जाएगा 18 ग्राम। तो दोनों में क्या है, मास इक्वल आ रहा है, तो मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है। तो कई बार थोड़ा बहुत फ्रैक्शंस में बहुत कम चेंज होता है मास का, ठीक है, तो वो हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ये नहीं कि हम कहेंगे कि मास चेंज हो गया तो लॉ ओबे नहीं हो रही। जैसे 0.001 या 0.02 ऐसा कुछ चेंजेस आ सकता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट मान के चलेंगे कि हाँ ठीक है भी यहाँ पे लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ओबे हो रही है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन हमने करवाई सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो ये हमें पता है एसिड है और ये बेस है, तो जब कभी भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सोल्ट बनता है, और सोल्ट बनेगा और प्लस में क्या निकलेगा हमारे पास CO2 और प्लस में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो हमें कह रहा है, सपोज करो कि हमें कह रहा है कि हमने कितना लिया 18 ग्राम ये लिया, 3.3 ग्राम ये लिया, ठीक है। तो हमें क्या कहेगा, हमें ये कहेगा कि इस रिएक्शंस में जो रेजिड्यू बना है, रेजिड्यू किसको बोलते हैं, ये वाली चीज़, ये कितना बना आपके पास, सपोज करो 17.3 बना है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि CO2 का मास बताइए इसमें कितना निकला है। तो सिंपल सा है, आप इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 21.3 ग्राम, और ये हमारे पास है, ये कितना है हमारे पास 17.3 ग्राम। तो हमने क्या करना है, CO2 का मास निकालना है। तो सिंपल सा है, CO2 का मास किसकी इक्वल हो जाएगा, 21.3 माइनस 71.3, ये इतना हो जाएगा। इनको जब हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 ग्राम। तो मतलब CO2 हमारे पास कितनी निकली, इसके अंदर 4 ग्राम निकली। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं जो बहुत ही ईजी है। तो ये हो जाती है हमारे पास फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और भी आपको बुक में न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, आप सोल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह से आगे हमारे पास आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन।
सेकेंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये इसको बोलते हैं डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये ला ये स्टेट देती है कि जब कभी भी कोई भी कंपाउंड बनेगा वो हमेशा कब बनता है, जब उसके कंपोनेंट एक फिक्स्ड प्रोपोर्शंस में, एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तभी कंपाउंड बनेगा। अगर डेफिनेट प्रोपोर्शंस में कंबाइन नहीं करते तो वो कभी भी क्या नहीं बनेगा, हमारे पास कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे अगर हम बात करें CO2 जब हम पता है हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो उस समय हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा CO2 गैस निकलती है। या हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो भी उसमें CO2 गैस निकलती है, या हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो उसमें भी CO2 निकलती है। तो सभी में CO2 जो निकली है उनमें सभी के अंदर सभी जो CO2 निकली है उनमें कार्बन और ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहे हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में कंबाइन कर रहे हैं। ये नहीं कि जो हम रेस्पिरेशन के द्वारा CO2 रिलीज कर रहे हैं उसमें अलग है, या जो लाइमस्टोन को हीट किया उसमें अलग है, या हमने क्या किया किसी चीज़ को बर्न किया उसमें जो CO2 निकली है वो अलग है। सभी में जो अमाउंट होगा CO2 के एटम्स का या कंपोजिशन जो है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, वो कभी भी वेरी नहीं करेगी। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वाटर है, तो वाटर का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। तो चाहे वो वाटर हमारा है, इंडिया का है, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, सभी में यही कंपोजिशन है। मींस 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन का होगा, मतलब इनकी कंपोजिशन डेफिनाइट रहेगी। ये मतलब नहीं कि हमारा इंडिया का वाटर है उसकी अलग कंपोजिशन है, पाकिस्तान वालों के पानी की जो वाटर कंपोजिशन है वो अलग है इसलिए वो ऐसे सोच के हैं, या फॉरेन वाले कुछ अलग सोच के हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी में वाटर की जो कंपोजिशन होगी वो डेफिनाइट होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस। तो क्या स्टेट देता है, इट स्टेट दैट द कंपाउंड form only when then the constitutes atoms combine in a definite proportion। इसी को हम क्या नाम देते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ हमारे पास डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास कोई सैंपल दिए हुए हैं, सैंपल 1 और सैंपल 2, उसमें हमें दिया हुआ कॉपर ऑक्साइड दोनों में। सपोज करो हमें पहले वाले में कॉपर ऑक्साइड का जो मास है वो दिया हुआ कुछ ये ले लेते हैं, और इस वाले में अपने को दिया हुआ है इतना। अब इसमें कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर इस वाले में सपोज करो कितना हमारे पास 1.75 कुछ ऐसा है, और इस वाले में जो हमारे पास है वो 0.92 है। हमारे से ये पूछेगा कि यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस फॉलो हो रहा है या नहीं। तो हमें पता है ये भी कॉपर ऑक्साइड है, ये भी कॉपर ऑक्साइड है, दोनों सेम ही है। तो दोनों सेम है तो यहाँ पे जो बने हैं इनका फॉर्मूला भी सेम है तो यानी यहाँ पे प्रोपोर्शंस अगर क्या होती है कॉपर की या ऑक्सीजन की, दोनों में सेम आती है। ठीक है, वो हम परसेंटेज से निकालेंगे। तो अगर दोनों में सेम आ जाती है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस फॉलो हो रहा है, और अगर नहीं होती तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस नहीं आएगा। तो हम कॉपर की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, कॉपर का कितना मास है, ये कॉपर का मास दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉपर का कितना मास हुआ इसमें 1.75, टोटल कितना है 2.20, और 100 कर देंगे मल्टीप्लाई में तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। सपोज करो मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, सपोज करो ये कितना आ जाता है 80% के करीब आ जाता है। ठीक है, उसी तरह से हम इस वाले में करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज जो है कॉपर की कैसे आएगी, कॉपर का मास कितना है 0.92,
टोटल कितना है 1.15 इंटू क्या करेंगे 100। तो सपोज करो यहाँ पे भी क्या आ जाता है 80% आ जाता है। या तो आप कॉपर की परसेंटेज निकाल लो या ऑक्सीजन दी ऑक्सीजन की निकाल लो। तो अगर दोनों केस में कॉपर की या ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम आ जाती है तो इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है। तो इस बेस पे इस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लॉ होती है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्या है हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये कहता है कि जब दो एटम आपस में मिक्स करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 जितने सोन जितने भी हो सकते हैं, तो उसमें कहता है एक एटम का जो मास होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, एक एटम का मास जो होगा वो क्या होगा फिक्स होगा, और दूसरे जो एटम्स हैं जो कंबाइन कर रहे हैं वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब कि उनकी जब हम मास की रेशियो लेंगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगी, जैसे 1:2, 1:3 इस तरह से। कभी वो क्या नहीं होगी होल जो फ्रैक्शन से नंबर है उसमें कभी भी नहीं होगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर 2 बनाते हैं कंपाउंड। एक में जब एक कार्बन और एक ऑक्सीजन किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जब एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन कंबाइन किए तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें देखो इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। ठीक है, और हमें पता है कार्बन का मास कितना होता है 12। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पे भी कार्बन का 12 आएगा। अब ऑक्सीजन 2 है, एक का 16, 2 का कितना हो जाएगा 32। तो यही बोला कि एक एटम का तो मास जो होगा वो क्या होगा फिक्स होगा। तो यहाँ पे कार्बन का 12 है, यहाँ पे भी 12 है, ये तो फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो कितना है, एक जगह 16 है और एक जगह कितना है 32। तो इनकी रेशियो निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 1:2 आ जाएगी। तो यही कहता है कि जब कोई 2 एटम आपस में ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक एटम जो है वो फिक्स रेशियो में फिक्स मास होगा, और जो दूसरे कंबाइन करेंगे दे ऑलवेज बियर सिंपल होल नंबर रेशियो। तो क्या स्टेट दे रहा है, इट स्टेट दैट व्हेन 2 atoms combine to each other and form more than one compound, then one atom combine with fixed mass and other atoms bears simple whole number ratio। क्या करेंगे वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करेंगे। जैसे सिंपल सा एक और केस ले लेते हैं, एक हमारे पास NO2 है, NO3 है, एक हमारे पास सपोज करो ये है NO नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसका मास फिक्स हो गया, कितना होता है 14।